ओके, तो हमारा मैग्नेटिज्म चल रहा था, वो आगे कंटिन्यू करेंगे, बिगिनर ऑफ डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आपका कल टेस्ट था, तो टेस्ट कैसा गया? ठीक ही गया सर, अच्छा नहीं गया। अच्छा नहीं गया, मैथ्स लेंदी था। फिजिक्स अच्छा गया। ओके, निश्चित बोल रहा है अच्छा गया, गुड। तो पेपर क्वेश्चंस आ गया था तो डिस्टर्ब गेस्ट आ गए थे। अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ये सब छोटी मोटी चीजें होती रहती है, कोई पेपर अच्छा जाएगा, कोई पेपर खराब जाएगा, है ना, इट्स ऑल पार्ट। तो आपको अपना जो आपने करा है उसमें बेस्ट करने की कोशिश करो। पेपर लेंदी होंगे ही, है ना, तो कई बार हमको लेंदीनेस जो लगती है ना पेपर की, तो उनके लिए एक सजेशन रहेगा कि सभी बच्चे ना ये कोशिश करो कि टेबल्स अच्छे से याद हो। मतलब जो भी टूल्स होते हैं ना हमारे पास कैलकुलेशंस करने के, क्वेश्चन सॉल्व करने के, जो भी टूल्स है वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए आपके। तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट करने के लिए टेबल्स याद होना चाहिए। हिंदी में याद करते हो हिंदी में करो, इंग्लिश में याद करते हो इंग्लिश में करो, जिस लैंग्वेज में आपने टेबल याद करी है उस लैंग्वेज में याद रखो। 30 तक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर्स के स्क्वायर्स, क्यूब, कुछ नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसकी सारी ट्रिक्स जो होती है वो अच्छे से आनी चाहिए हमको। फिर अपने फॉर्मूले सारे अच्छे से आना चाहिए, जैसे मैथ्स में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अच्छे से आना चाहिए। जो भी किसी सब्जेक्ट के फॉर्मूलेज है, जो भी चीज पढ़ रहे हैं अपन, वो सब फॉर्मूलेज अच्छे से याद रखो। ज्यादा फॉर्मूले याद रखने की कोशिश करो। जितने कुछ स्पेशल केसेस कई बार हम क्वेश्चंस के फॉर्म में करते हैं, उनके भी फॉर्मूले याद रखो। जितने ज्यादा फॉर्मूले याद रहेंगे क्वेश्चन जल्दी होगा, है ना। डेरिवेशन कम करना पड़ेगा। कुछ चीजों के इंटीग्रेशन ऐसा होता है कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन लगता है, मैथ्स में इंटीग्रेशन होता है। तो फिजिक्स में इंटीग्रेशन जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एग्जांपल के लिए 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये सब में सोचना नहीं, फटाफट आना चाहिए, है ना। कई जगह पर ऐसे मतलब क्वेश्चन करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि फटाफट फटाफट चीजें कर पाओ, तो आपको लेंदी पेपर भी आसान लगेगा। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो ये सब चीजें कर कर आप है ना क्वेश्चन में कम से कम है ना एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने का टाइम बचा सकते हो पूरे पेपर में। और एक क्वेश्चन बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा आपकी रैंक में। आप सब जानते हो कि इतना इतना कंपटीशन है कि एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स, वो आपकी रैंक को है ना कई बढ़ा सकते हैं। मतलब कि आपकी रैंक मान लीजिए 1500 आ रही है, तो 1000 तो नहीं, मतलब 1200 तक आ सकती है। 1500 से 1200 की जंप ले सकते हो आप, ठीक है। तो उसमें मतलब आपको बढ़िया आपकी पसंदीदा कॉलेज की एक अच्छी ब्रांच मिलने वाली थी, वो पीछे हो जाएगी अगर एक क्वेश्चन कम करा तो, ठीक है। तो टूल्स पे वर्क करो, पेपर सॉल्व करने के सारे टूल्स आपके बहुत शार्प होने चाहिए। ये पॉइंट समझ में आया, है ना। चलो, एक तो ये चीज हो गई कि टूल स्ट्रांग होने चाहिए हमारे। फिर दूसरी चीज, क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक भी ऐसी होनी चाहिए कि जल्दी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही साथ में डायग्राम बना लेना। और क्वेश्चन को है ना 2 बार रीड करा करो हमेशा। पहले तो एक बहुत फास्ट स्कैन कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है, क्या है, एक हल्का फुल्का आइडिया कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, ये डिसाइड करने के लिए, है ना। कई बार आपको पेपर जैसे एडवांस की बात करूँ, तो एडवांस में ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक हमारे स्ट्रांग है, कुछ वीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़ते से दिखता है कि ये तो जल्दी हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन पढ़ते से समझ में आता है कि यार ये तो बहुत टाइम लेगा। तो एक फटाफट स्कैन करो क्वेश्चन का, ठीक है। वो स्कैन से हमको समझ में आ जाएगा कि इसको अटेम्प्ट करना है नहीं करना है। अपन ने स्कैन करा, लग रहा है कि हाँ अटेम्प्ट करना चाहिए, तो उसको ढंग से रीड करो। रीड करते करते डायग्राम साथ में बनाओ, डायग्राम में अपने इंपॉर्टेंट डाटा को लिखते जाओ। तो बार बार डाटा देखने के लिए क्वेश्चन को नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन को अगर अभी तो आप वैसे तो ऑनलाइन करते हो, ऑफलाइन जब होता है तो अंडरलाइन करने का हम बोलते हैं। ऑनलाइन में तो अंडरलाइन नहीं कर पाओगे। तो ऑनलाइन में क्या करो कि क्वेश्चन रीड करा, वो सारे डाटा जल्दी से लिखते जाओ। और आदत बनाओ बस रीड करके नीचे लिखने की, बार बार नीचे देखने की जरूरत ना पड़े, ऐसी आदत बनाओ। ऊपर स्क्रीन पे देख रहे हो, नीचे लिख रहे हो, तो ऐसी आदत बन जानी चाहिए। तो करते करते बन जाएगी, समझे। उससे टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। चलो, हाँ मन, कल का पेपर में 70 मार्क्स, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक पर भी वर्क करो जिसमें अपना टाइम सेव हो जाए। फिर उसके अलावा फिर प्रैक्टिस अच्छी करके जाओ। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन जल्दी समझ आएगा, जल्दी कर पाओगे, है ना। तीसरी चीज वो हो जाती है फिर अपनी। तो लेंदी पेपर तो आएंगे ही, और मैथ्स के लेंदी तो हमेशा ही होते हैं देखो। तो इसलिए खूब प्रैक्टिस करो मैथ्स में कि क्वेश्चन फटाफट फटाफट होने लगे, ठीक। अच्छा, उसके अलावा पेपर में आपको कुछ लगता है, कुछ करेक्शन है, कुछ गलत है, कुछ आपको ऐसा कुछ लग रहा है क्या, ये बता दो।
पेपर में कोई करेक्शन कुछ लग रहा है क्या आपको? बोलिए। मैथ्स में, फिजिक्स की बात करो, फिजिक्स में कुछ लग रहा है क्या? नहीं? आप अच्छे से सोच लीजिएगा, मुझे कल मॉर्निंग तक भी भेज सकते हो, कल मॉर्निंग 10 o'clock तक भी, आज अपने जैसे क्लास के बाद देख लो, रात में देख लो, कल सुबह तक देख लो, मॉर्निंग 10 o'clock तक मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है? अगर अभी नहीं कुछ लग रहा है आपको तो मॉर्निंग 10 o'clock तक भेज दीजिएगा, जो भी करेक्शन लग रही है मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक? और अगर नहीं है कोई करेक्शन तो बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है? अब पेपर डिस्कशन करेंगे अपन वेडनेसडे तक, वेडनेसडे तक पूरा कंप्लीट कर लीजिए पेपर, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है फिर अपन वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे, ठीक? और वेडनेसडे को एमईसी का भी डिस्कशन कर लेते हैं अपन। एमईसी की क्वेश्चन बैंक जो बची हुई है वो मैंने उसका सेक्शन सी का सॉल्यूशन भेज दिया था आप लोगों को, और जो भी फिर अपना एमईसी का एक्स्ट्रा एक रेस और भेजी आपको मैंने, मैग्नेटिज्म का एक असाइनमेंट सेंड करा है, एक असाइनमेंट मैं आज और सेंड करने वाला हूँ, है ना? तो ये सब भी डिस्कस करेंगे वेडनेसडे को, ठीक? क्वेश्चन बैंक के साथ, और अगर टाइम परमिट करेगा तो 1 2 3 4 करेंगे, तो फिर वेडनेसडे के बाद फ्राइडे थर्सडे किसी दिन 1 2 3 4 भी कर लेंगे, ठीक है? देखते हैं उस दिन टाइम बचा तो उस दिन ही 1 2 3 4 कर लेंगे, ओके? चलो अपना डिस्कशन टारगेट किया। हाँ, फिर आज की अपनी बात हुई थी मैग्नेटिज्म की एक्सरसाइज की, आज की अपनी बात हुई थी मैग्नेटिज्म का बिगिनर बॉक्स एंड एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करें डिस्कशन। मैं मेरे पास ओपन कर रहा हूं, देखो मैग्नेटिज्म का बिगिनर बॉक्स और एक्सरसाइज करना थी हमको। तो बिगिनर बॉक्स में बताइए, पीपी2 में 12 क्वेश्चन से, तो बताओ क्या डाउट है? बीबी2 ऑफ मैग्नेटिज्म 12 क्वेश्चन से पहला मेरे पास डाउट आया 6। अ शॉर्ट मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू अर्थ फील्ड डायरेक्शन, at what distance from the center of magnet on its normal bisector the resultant field is inclined at 45 degree with respect to earth। अच्छा, तो मैग्नेट रखी कैसे उन्होंने? परपेंडिकुलर टू अर्थ फील्ड, अर्थ की फील्ड होती है साउथ टू नॉर्थ, उससे परपेंडिकुलर मैग्नेट रखी है, साउथ टू नॉर्थ इस डायरेक्शन में अर्थ की फील्ड है, और उससे परपेंडिकुलर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट रखी है, और मैग्नेट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जाना है आपको, और आपसे पूछा है कितनी डिस्टेंस पे जाके फील्ड जो होगी वो अर्थ की फील्ड से 45 डिग्री पे हो जाएगी नेट। तो बार मैग्नेट का अगर मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर हुआ तो उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो नीचे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम हो गई तो नेट 45 डिग्री पे आ जाएगा। सही बात है क्या? अगर बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की फील्ड सेम हो गई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और बार मैग्नेट की एग्जैक्टली इतनी है, सो नेट जो फील्ड होगी वो 45 डिग्री पे आ जाएगी, है ना? तो बस अब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है कि यहाँ पर फील्ड अर्थ के बराबर हो जाए मैग्नेट की वजह से। तो अर्थ की फील्ड देखो क्वेश्चन में दी हुई है, उसको इक्वेट कर दो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड विच इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू m बाय r क्यूब। अब हो जाएगा क्या? चलो ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 भी आया है। 1 में दो बार मैग्नेट के बीच का फोर्स पूछा है, तो काफी आसान है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का फोर्स निकाला ना, वही फॉर्मूला लगाना है। याद करो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पढ़ा था, डायपोल मोमेंट इनटू उसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज, ये पढ़ा है हमने। बस ये लगा दीजिए, ठीक है? तो क्या करना है, जो दो मैग्नेट दी हुई है वो इस तरह से रखिए, एक का मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर, एक का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखो कितनी होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन की म्यू नॉट बाय 4 पाई m, सपोज ये m2 था, m2 बाय r क्यूब, है ना? इनटू इसका मैग्नेटिक मोमेंट और इसका डिफरेंशिएशन, मैग्नेटिक मोमेंट m1 और m1 की डायरेक्शन में चलोगे तो देखो r चेंज होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ m1 r इज चेंजिंग, तो m1 इंटू dv बाई dr ये होना चाहिए फील्ड, ये होना चाहिए फोर्स, dv बाई dr मुझे माइनस नहीं लगाना चाहिए, माइनस लगाना चाहिए, क्यों? क्योंकि m1 की डायरेक्शन r कम होगा, dr शुड बी नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ m1,
यहाँ माइनस लगा दो तो ये फोर्स मिल जाएगा। अब एक गलती यहाँ पर ऑप्शंस में यहाँ पर डिफरेंशिएट करके देखोगे तो आर के पास 4 आएगी और ऑप्शन सारे आर क्यूब दिए, वो सारे आंसर गलत है क्योंकि नीचे आर की पावर 3 दी है, उनको आर की पावर 4 करो तो मैच करेगा आंसर। समझे क्या? तो मेरे पास एक डाउट आया सर, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0.42 गॉस दिया है तो टेस्ला में कन्वर्ट करना है 6 में। हाँ वो करना पड़ेगा आपको टेस्ला में कन्वर्ट, बिल्कुल सही। गॉस और टेस्ला का रिलेशन क्या होता है? 1 गॉस 10⁻⁴ टेस्ला या 1 टेस्ला 10⁻⁴ गॉस, ये आपको रिलेशन यूज करना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए। हाँ ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको पास एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन आ जाए तो नन ऑफ दिस आंसर होना चाहिए, उसमें अगर यही ऑप्शन लिखे हो तो, है ना। ऑप्शन अगर सेम लिखे नीचे आर की पावर 3 करके लिखा है तो गलत है सारे, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। पर सही आंसर जो इसका आर की पावर 4 करके मैच करा लेना, वो मिस प्रिंटिंग है वहां पे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर 2 भी आया था मेरे पास। अब बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ दे रखा है, मैग्नेटिक लेंथ दे रखा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड अ पॉइंट ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज द सेम डिस्टेंस। इसमें क्या समस्या है? इसमें क्या समस्या है बेटा, बोलो। ऑप्शन से हो रहा है ये? अच्छा, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, सेम डिस्टेंस से पूछा है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पर है और एक उस पे। हाँ तो सही बात है, पहला आंसर गलत, दूसरा गलत, डी भी गलत, तो एक अकेला ही सही बच रहा है यहाँ, तो सी सही बात है बिल्कुल। आंसर करेक्ट नहीं आया। आपने कैसे करा? आपने कैसे करा आयुष, मुझे बता सकते हो किस तरह से करा ये? सर मैंने वो फील्ड के फॉर्मूले से किया था सर। कौन सा फील्ड का फॉर्मूला? सर एक वो 2 kp cos थीटा अपन आर क्यूब वाले से सर, और वो kp cos sin थीटा अपन आर क्यूब वाले से सर। गलत लगाया फॉर्मूला, यहाँ पे आर बड़ा नहीं है, ध्यान से देखो। मैग्नेट की लेंथ दी थी 8 सेंटीमीटर और आपको जहां फील्ड निकालना है वो ओनली 6 सेंटीमीटर पे पॉइंट है, देखा? यस सर। जो फॉर्मूला लगा रहे हो उसकी कंडीशन क्या है लगाने की? जो आपने फॉर्मूला लगाया वो तब लगा सकते हैं जब मैग्नेट की लेंथ बहुत छोटी हो और उसके कंपेयर में बहुत दूर जाकर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो कब लगा सकते हो? जब मैग्नेट की लेंथ बहुत बहुत छोटी हो आर से, पर इस क्वेश्चन में ऐसा है ही नहीं, तो आपने गलत फॉर्मूला लगा दिया। यस सर, क्लियर सर। ओके, तो आप इसको कैसे करोगे फिर? इसमें क्या करोगे फिर बताओ? सर हम ओरिजिनल वाला फॉर्मूला लगा देंगे सर, उससे अप्रोक्सीमेशन दिया था ना सर, उसके हाँ पहले वाला सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आर बिल्कुल, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 वाला सर। बहुत बढ़िया, बस उससे आ जाएगा आंसर, सही है। चलो उसके बाद मेरे पास एक फोर्थ भी आया था शायद, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ फोर्थ भी आया था एक, ठीक है। चलो अब फोर्थ में क्या बोला है, टाइम पीरियड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज 4 सेकंड, इट इज ब्रोकन इन द लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट एंड वन पार्ट इज सस्पेंडेड इन द सेम वे। अब टाइम पीरियड क्या आएगा? तो आपने क्या करा इसमें बताओ? हो गया, क्लियर हो गया? तो कैसे क्लियर हुआ, क्या गलती समझ में आई आपको? मैं चाह रहा हूँ सबको बता दूं वो। सर उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने सिर्फ लेंथ को ही कंसिडर किया कि लेंथ हाफ हुई, मास को नहीं किया कंसिडर, बिल्कुल इसलिए सही, हो गया बिल्कुल था। सही, है ना। उसमें सबसे ज्यादा बच्चों की गलती ये होती है, कोई बार मैग्नेट को काटा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट तो आधा हो जाता है, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट m, तो यहाँ m/2, इसका जो मास है अगर वो मान लीजिए m था पूरे का, तो यहाँ पे मास भी आधा हो जाएगा और लेंथ भी आधी हो जाएगी। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी सही चीजें रखना पड़ेगी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट ओवर I अपॉन mv,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलेगा। इसमें बच्चे कई बार मिस कर जाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई डाउट बिगिनर बॉक्स में? एनी अदर डाउट? डिप सर्कल मीन्स, तो ये बहुत अजीब सा डाउट लग रहा है मुझको। डिप सर्कल मीन्स आप बताओ क्या होता है डिप सर्कल? मतलब ये तो अपने क्लास में पढ़ा यार बेटा, डिप सर्कल का मतलब। आप क्लास में थे, प्रेजेंट थे इसकी क्लास में? यस, तो हमने क्लास में समझा था डिप सर्कल क्या होता है। इट इज अ कंपास, मैग्नेटिक कंपास, जिसको वर्टिकल प्लेन में रखते हैं अपन। मैग्नेटिक कंपास वर्टिकल प्लेन में होता है ना। मैग्नेटिक कंपास जो नॉर्मली अपन ऐसा हॉरिजॉन्टल रखते हैं, उसमें नीडल होती है, नीडल हमको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताती है। बस इसी मैग्नेटिक कंपास को वर्टिकल प्लेन में रखो तो इसे बोलते हैं डिप सर्कल। वो हमें एंगल ऑफ डिप बता देती है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है ना, डिप सर्कल क्लियर। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते। और कोई डाउट 12th नंबर तक? फिर एक्सरसाइज 1 पे आ जाए। एक्सरसाइज 1 फर्स्ट पेज 12 क्वेश्चन से, बताओ क्या डाउट है। एक्सरसाइज 1 फर्स्ट पेज 12 क्वेश्चन से, बताओ क्या डाउट है। नो डाउट, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं अभी तक, 12 तक नहीं है, ठीक है। आगे फिर बढ़ते, तो 22 तक कोई डाउट? अप टू क्वेश्चन 22 17 आया मेरे पास, 17। द वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.3 गॉस। इन दिस मैग्नेटिक फील्ड a magnet is oscillating with 5 oscillation per minute. To increase the oscillation of magnet up to 10 oscillation per minute, तुम्हें oscillation per minute बढ़ाना है, मतलब हर एक oscillation में कम टाइम होना चाहिए, एग्जैक्टली हाफ टाइम होना चाहिए, तभी तो डबल ऑसिलेशन हो पाएंगे। मतलब टाइम पीरियड तुम्हें हाफ करना है ना। अब टाइम पीरियड हाफ करोगे तो उसके लिए बी को तुम्हें 4 टाइम करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम करोगे तो 1.3 0.3 गॉस थी, 0.3 गॉस थी, उसे आप 1.2 गॉस कर दोगे 4 टाइम करोगे तो इंक्रीज कितना करना पड़ा? इंक्रीज बाय 0.9 गॉस, इंक्रीज बाय 0.9 गॉस, समझे? सुन के कुछ समझ में आया नहीं आया? 0.3 को 0.9 बढ़ाया तो 1.2 हो गई, समझे? हाँ, अब कुछ समझ में आ रहा है? पूछा क्या था उन लोगों ने? आंसर की में 0.12 दिया है, नहीं आंसर 0.9 दिया है, इसका सी आंसर है, इसका सी आंसर होना चाहिए इसका। आंसर डी दिया है क्या? अच्छा मेरे पास इसमें देखो, मैं आंसर की इसमें दिखती क्या, एक मिनट, हाँ है, दिख रही है एक्सरसाइज का 17 का डी, हाँ गलत दे दिया फिर, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, गलत दे दिया आंसर, तो आंसर इज रॉन्ग, ठीक है। चलो तो उनका आंसर गलत है, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। द वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इंक्रीज्ड बाय 0.9 गॉस, इसका सी होना चाहिए आंसर, ठीक। इज दैट ओके? चलो और बताओ 22 के आगे नेक्स्ट पेज में 33 तक कोई डाउट? 23 आया मेरे पास, जस्ट मिनट में पढ़ता हूँ। इसका मेरा एक ही जवाब है 23 के लिए, अर्थ की फील्ड भी होती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी तो होती है, उसके बारे में सोचो। वायर में करंट अपवर्ड, वायर की वजह से उसके ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो वहां पर वायर की फील्ड आएगी इधर, अर्थ की फील्ड भी इधर, वहां पर नेट फील्ड ज्यादा हो जाएगी, दोनों फील्ड ऐड करके नेट फील्ड ज्यादा हो जाएगी। और वायर से जाओगे जब वेस्ट डायरेक्शन में तो वायर की फील्ड इधर, अर्थ की फील्ड उधर, दोनों सब्ट्रैक्ट होगी, नेट फील्ड कम हो जाएगी, है ना। चलो उसके बाद 26, द रिडक्शन फैक्टर ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज के।
If the radius of coil becomes half, the number of turn become double, then the value of reduction factor become. तो बताओ, ये तो थ्योरी का क्वेश्चन हो गया. नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस दोनों में क्या रिलेशन होता है रिडक्शन फैक्टर का? ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है बेटा. रिडक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ. मॉड्यूल पढ़ा? देखो मैं आपको बताता हूँ पेज नंबर, आप आ जाओ पेज नंबर कौन सा है, 8 पर. पेज नंबर 8 पर देखो, रिडक्शन फैक्टर बताया है. जो कांस्टेंट होता है ना, I इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू tan थीटा, जो कांस्टेंट होता है ना उसको अपन बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर. ठीक है. तो रिडक्शन फैक्टर में आप अगर अब देख सकते हो कि उसमें कौन सी चीज कहां पर आती है. तो रेडियस और नंबर ऑफ टर्न का रिलेशन आप मुझे लगता है कर लोगे आप. बोलो कर पाओगे क्या? है ना. ठीक है. 27. The magnetic moment of orbital electron in the first orbit is mu b. Then the magnetic moment of that electron in the third orbit में क्या होना चाहिए, तीसरी ऑर्बिट में क्या होना चाहिए? तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो n टाइम्स बोर मैग्नेट्रॉन हो जाता है, तो 3 होना चाहिए इसका आंसर. थर्ड ऑर्बिट में 3 होना चाहिए, बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है वो नंबर ऑर्बिट के. तो इसका आंसर होना चाहिए 27 का सी. समझे क्या? सर एंड टाइम कैसे आया? तो मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज शायद, कि बोहर मॉडल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकाले, तो याद करो पहले तो एक चीज बताई, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो होता है चार्ज अपॉन 2 टाइम मास, और एंगुलर मोमेंटम nh/2π होता है. तो मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा n टाइम eh अपॉन 4πm. ये पढ़ा है? ठीक है. तो आई थिंक अब सब कुछ एक्सप्लेनेटरी है ना. ठीक है. और बताओ 44 तक कोई डाउट? अप टू 44 कोई डाउट बताइए. अप टू क्वेश्चन 44 कोई डाउट? 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32. जस्ट अ मिनट. Intensity of magnetic field of Earth at a point inside a hollow iron box is 0. Hollow iron box is 0. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक होलो आयरन बॉक्स, मेरे पास कोई आयरन बॉक्स है, तो आयरन बॉक्स के अंदर मान लो कोई कैविटी जैसा है ना, ये आयरन का बॉक्स है. तो आयरन बॉक्स क्या चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरी मुझसे पास हो. जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो अपने में से लेके जाने की कोशिश करता है, लाइक दिस. बिकॉज दिस इज अ फेरोमैग्नेट, आयरन इज अ फेरोमैग्नेट. तो कैविटी के रीजन में कोई फील्ड लाइन जाने नहीं देता है, तो कैविटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती ही नहीं फिर. तो एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड से शील्ड कर देता है कैविटी को. अब यहाँ पे B 0 हो जाएगा. बात समझ में है ना. तो बस, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 0. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. हम जो हमारे घर में अगर देखा हो आपने, माइक्रोवेव ओवन जो होते हैं ना, उनके अंदर भी है ना पूरा आयरन एक मैश होती है जिससे पूरे कवर्ड होते हैं वो, जिसको फेराडे केज भी बोलते हैं, ताकि अंदर की EM वेव्स बाहर नहीं जाए. चलो अब आगे बात करते हैं. 44 तक हो गए मतलब पक्का. 58 तक बता दो, आखिरी क्वेश्चन तक कोई डाउट? 42. Susceptibility of a magnetic substance is found to depend on the temperature and the strength of magnetizing field. The material is ferromagnetic. टेम्परेचर के साथ फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दोनों की ससेप्टिबिलिटी वेरी करती है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी विथ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी चेंज होती है. ठीक है. याद करो हमने BH कर्व पढ़ा है, BH कर्व पढ़ा है हमने. तो BH कर्व में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था ना, सैचुरेशन होता है, फिर ये कर्व होता है. तो एक पर्टिकुलर एच पर कितना B आएगा वो डिपेंड करता है हिस्ट्री पे भी. और एक ही पर्टिकुलर एच पर देखो, ये धीरे धीरे सैचुरेशन आने के बाद एक्सटर्नल फील्ड
ज्यादा बढ़ाने से अंदर कुछ होता नहीं है, तो एक्सटर्नल फील्ड पे डिपेंड तो करता है सिचुएशन वहां पे, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। बोलो आ रहा है क्या पॉइंट समझ में ये? susceptibility of a substance depend on temperature as well as strength of magnetizing field। तो पैरा क्यों नहीं? क्योंकि पैरा में मटेरियल के अंदर इतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट जैसी होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अपन जितना ज्यादा एच लगाएंगे उतना ज्यादा अंदर मटेरियल में मैग्नेटिज्म डेवलप होगा, पर पैरामैग्नेटिक में ऐसा नहीं, फेरोमैग्नेटिक में ऐसा नहीं होता। उनमें आप एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा एच लगा दो तो और ज्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं आता, समझे? तो इसका ग्राफ भी देखो तुम्हारे पास, ये आपका टेबल में जो ग्राफ था, तो आईएच कर्व, वो आईएच कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। देखो आईएच कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप टेबल उठा के देखो तो फेरोमैग्नेटिक में जो आईएच कर्व है वो नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो आई प्रोपोर्शनल टू एच बोलते हैं अपन, और प्रोपोर्शनली कांस्टेंट ससेप्टिबिलिटी होता है। अगर वो कांस्टेंट होती ससेप्टिबिलिटी तो आईएच कर्व स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, दैट इज फॉर पैरामैग्नेटिक। बट फेरो में आईएच कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 58 तक और कोई डाउट? 42 तक हो गए हमारे। 57 द कोर्सिविटी ऑफ अ बार मैग्नेट इज 100। इसमें तुमने सेंटीमीटर में जो टर्न लेंथ दी है उसको मीटर में कर लो, तो 1 मीटर में 50 टर्न है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ सोलोनॉइड के आ गए 50। अब 100 एम्पेयर पर मीटर की तुम्हें कोर्सिविटी दे रखी है, मतलब कि एच जो डेवलप करना है डीमैग्नेटाइज करने के लिए वो 100 एम्पेयर पर मीटर है। तो एच की वैल्यू तुम्हें पता है, और एच होता है नहीं, और ये आई एन दिया हुआ है आपको, आई पूछा है। तो 100 नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज 50 और करंट पूछा है, तो मुझे लगता है हो गया। कोर्सिविटी क्या होती है? द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एच और एन आई जिससे रिटेंटिव मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए, so that H is Ni। क्लियर? 58 भी आया मेरे पास। The space inside a toroid is filled with tungsten whose susceptibility दे रखा है, the percentage increase in the magnetic field will be। तो susceptibility दे रखा है, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो म्यू टाइम एच होगी, फ्री स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट टाइम एच होगी। इंक्रीमेंट कितना है? बी माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट, ये होगा परसेंटेज में इंक्रीमेंट इंटू 100 कर दो तो अब ये निकालो कितना आएगा। ये आ रहा है देखो म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट, दिस इज काय इंटू 100%। म्यू है ना, म्यू बाय म्यू नॉट इज म्यू आर माइनस 1 एंड म्यू आर माइनस 1 तो काय होता है? समझ में आया कुछ? बी में चेंज अपॉन ओरिजिनल बी इंटू 100, ये पूछा था उनने। बी में चेंज हो जाएगा म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट, ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो, और म्यू नॉट अपॉन म्यू, म्यू बाय म्यू नॉट इज म्यू आर माइनस 1, म्यू आर माइनस 1 तो क्या होता है? ठीक, चलो और कोई डाउट? इसके आगे देखो एनसीईआरटी कॉर्नर है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये एनसीईआरटी कॉर्नर भी पढ़िए आप, है ना, क्योंकि ये चैप्टर स्कूल्स में भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो हमारे लिए मेंस के लिए चैप्टर है, मेंस का चैप्टर है, तो मेंस में जरूरत पड़ेगी हमको एनसीईआरटी कॉर्नर की। ठीक, चलो तो ये सब अपन कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब मैग्नेटिज्म पूरा मान लो, मैं इसमें आप एससी वर्मा आपकी इच्छाएं करो, मत इच्छा मत करो, कोई इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। एससी वर्मा के मैक्सिमम क्वेश्चन तो मॉड्यूल में कवर हो चुके हैं, आप एक बार करके देख लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन मॉड्यूल में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ बस वो कर लीजिए, जो असाइनमेंट मिल रहे हैं, रेस मिल रही है, बस उतना कर लीजिए, सफिशिएंट है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। एक डाउट आ रहा है मेरे पास, जस्ट अ मिनट। What is the volume of material area given in the topmost line of page 14? What is the volume of material area? मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, क्या बोल रहे हो आप? पेज 14 किसका बोल रहा हूँ? मॉड्यूल का कि एनसीईआरटी किसका? दक्ष
मॉड्यूल, अच्छा पेज 14, जस्ट अ मिनट। अच्छा 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 ठीक है, वो इनटू दिया है बेटा, उनने इनटू दिया है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनटू एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस करो, ऐसा कहना चाहते हो है ना। आपको मैंने बताया था पर फ्रीक्वेंसी पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन जो एनर्जी का लॉस होता है वो लिखते थे अपन एरिया ऑफ कर्व हिस्टेरिसिस कर्व इनटू वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था ना एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस कर्व इज इक्वल टू द एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम इन द वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन। ये समझ में आ रहा है। तो यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी लॉस इतना है, इनटू वॉल्यूम करो तो टोटल एनर्जी लॉस आ जाएगा। तो एनर्जी लॉस एक साइकिल के लिए लिखा उन्होंने, फिर उसमें उन्होंने फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दी, पर यूनिट टाइम कितने साइकिल हो रहे हो मल्टीप्लाई करा दो, पर यूनिट टाइम एनर्जी आ जाएगी, इनटू टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एनर्जी लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मेरे पास एक डाउट हो रहा है, सर मैग्नेटिज्म में एपरेंट डिप में प्रॉब्लम है। ठीक, एपरेंट डिप मैंने बताई थी आपको क्लास में, क्या क्लास में पढ़ा था क्या हमने एपरेंट डिप के बारे में? यस, है ना। क्या समझा था अपन ने एपरेंट डिप के बारे में? व्हाट इज एपरेंट डिप? व्हाट इज एपरेंट डिप? सर फॉर्मूला रट के क्वेश्चन तो जाते हैं पर वो हो क्या रहा है वो समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, तो एपरेंट डिप का मतलब बहुत सिंपल है। देखो पहले तो डिप एंगल का मतलब क्या है ये समझ लो। ठीक है, डिप एंगल क्या होता है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे हम यहाँ अर्थ पे खड़े हैं, ये हमारी अर्थ, तो अर्थ पे किसी लोकेशन पे आप खड़े हो, आपके लिए अर्थ की जो टेंजेंट डायरेक्शन है ये हमारे लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएगी, दिस इज हॉरिजॉन्टल, समझे। अब इस हॉरिजॉन्टल में अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो एक एंगल पर है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक एंगल पे लाई कर रही है, लाइक दिस। वो जिस वर्टिकल प्लेन में लाई कर रही है उस वर्टिकल प्लेन को कहा जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये बात समझ में आई क्या? जिस वर्टिकल प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाई करती है दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। अब आपको अगर एंगल ऑफ डिप मेजर करना है तो मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का एंगल निकालोगे। इसके लिए आपको इस मैग्नेटिक मेरिडियन में कंपास रखना पड़ेगा, तो कंपास की नीडल जो होगी आपको एग्जैक्टली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का आपको एंगल दे देगी हॉरिजॉन्टल से। ठीक, देखो अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे लिए मान लो कि ये वाला प्लेन बोर्ड के पैरेलल जो प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो मुझे अगर यहाँ पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सॉरी डिप निकालना है तो मुझे कंपास को ऐसा रखना पड़ेगा, और मान लो मैं कंपास ऐसा रख दूं, ऐसा, ये भी वर्टिकल प्लेन है, दिस प्लेन इज ऑल्सो वर्टिकल प्लेन, एम आई राइट? दिस प्लेन इज ऑल्सो वर्टिकल प्लेन, दिस इज ऑल्सो वर्टिकल प्लेन, दिस इज ऑल्सो वर्टिकल प्लेन, तो मैं कंपास को ऐसे ना रखते हुए ऐसा भी तो रख सकता हूँ। तो अब जो निडल शो करेगी वो क्या होगा, क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप होगा, बोलो। निमित बोल रहा है फ्री हो जाएगी, नॉट नेसेसरली फ्री नहीं हो जाएगी, निडल फ्री होना जरूरी नहीं है। ऋत्विक बोल रहा है डाउनवर्ड, मैं मान लो 90 डिग्री नहीं जा रहा था, मान लो एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, तो निडल कुछ अलग एंगल बता सकती है, कुछ बीच का कोई एंगल बता सकती है। अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन में ना खड़े हुए और किसी गलत वर्टिकल प्लेन में खड़े हो जाओ, किसी रैंडम वर्टिकल प्लेन में जाके खड़े हो जाओ, तो आपने ये वर्टिकल प्लेन चूज कर लिया, आपने ये वर्टिकल प्लेन चूज कर लिया, दिस इज ऑल्सो वर्टिकल प्लेन, इसमें आप खड़े हो गए, तो इस वर्टिकल प्लेन में जो आप डिप एंगल निकालोगे दैट इज कॉल्ड एपरेंट एंगल ऑफ, ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो, तो किसी गलत वर्टिकल प्लेन में जो एंगल ऑफ डिप मेजर होता है
दैट इज कॉल्ड अपरेंट एंगल ऑफ डिफेक्ट। ठीक है, अब अगर जो आप जिस वर्टिकल प्लेन में गए वो एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 डिग्री पर है, एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 डिग्री पर है, तो वहां नीडल वर्टिकल हो जाती। बिल्कुल सही, वहां नीडल वर्टिकल हो जाती। अब क्लियर? निमित यही जानना चाह रहे थे आप? अब इसमें और कुछ भी जानना है क्या आपको? निमित इसमें और कुछ जानना है क्या? नहीं, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। अच्छे से और देख लीजिए सभी बच्चे, कुछ आपको डाउट? कुछ भी पूछना चाहते हैं कोई बच्चा? चलो, तो मैं मान रहा हूँ कि फिर अपना एक चैप्टर कंप्लीट। तो मैग्नेटिज्म को आप बार बार रिवाइज करते जाइएगा। मैग्नेटिज्म थ्योरी का ही चैप्टर है पूरा, एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, अच्छे से याद होते जाएगा। अब अपन आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। ये चैप्टर कई बच्चों को बहुत टफ फील होता है ना, मैं पहले से वार्न कर रहा हूँ, कई बच्चों को बहुत टफ फील होता है। रीजन इज इसमें मिक्सिंग वाले क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं। यहाँ पर है ना, मैं एक अच्छा क्वेश्चन अगर दूं तो उसमें ना 11 का पूरा 11 के कॉन्सेप्ट यूज करा सकता हूँ, मैक्सिमम 11 के कॉन्सेप्ट, जो भी मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट है वो एक अच्छे क्वेश्चन में यहाँ पे यूज करा सकता हूँ। तो क्वेश्चन ये टफ लगते हैं, ये टॉपिक टफ लगता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग बहुत पॉसिबल है। बात समझ में आई? ऐसे चैप्टर बहुत इजी है, अगर इसको अपन कॉन्सेप्ट से समझे तो इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट है, बस 3-4 कॉन्सेप्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें मिक्सिंग बहुत होती है, तो सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट इसमें एचएचएम में लगा सकता हूँ मैं, इसमें रोटेशन के क्वेश्चन इन्वॉल्व कर सकता हूँ मैं, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम का क्वेश्चन इसमें बना सकता हूँ मैं, बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व कर सकता हूँ, इसलिए क्वेश्चन टफ हो जाता है, इसलिए बच्चों को टॉपिक टफ लगता है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे कहीं भी टफ लगे तो एक ही चीज वहां पे ध्यान देना कि क्वेश्चन में 12 का कितना पार्ट है और 11 का कितना पार्ट है। ठीक, आगे। अब ईएमआई चैप्टर में करेंगे क्या अपन, थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। तो ईएमआई चैप्टर में हम पढ़ते हैं सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, लेंज लॉ पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो ये शुरुआत हो जाएगी इस चैप्टर की, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉस तो आप सबने पढ़े होते 10th क्लास तक, कुछ तो आइडिया होगा ही आपको, है ना? नहीं होगा तो भी कोई टेंशन नहीं, हम तो पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो इन फैराडेस लॉ जो है वो क्यों है, आखिर में उसका रीजन क्या है, वो रीजन की बात करेंगे। ठीक, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आते हैं, तो ये सारी चीजें हो जाएगी शुरुआत में। उसके बाद पढ़ेंगे अपन इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर इज अ सर्किट एलिमेंट क्या होता है, और इंडक्टर को अपन अगर रजिस्टर के साथ बैटरी से लगा दो तो एलआर सर्किट, जैसे आपने आरसी सर्किट पढ़ा था ना, वो पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। लास्ट में फिर अपन एलसी ऑसिलेशन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एक एक करके सब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन मैग्नेटिक फ्लक्स से। मैग्नेटिक फ्लक्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है। ऑन द सेम लाइंस, ऑन द सिमिलर लाइंस वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लिखो, आप लिखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स is a measure of, magnetic flux is a measure of number of magnetic field lines, number of magnetic field lines crossing the given area, number of magnetic field lines crossing the given area perpendicular to it, number of magnetic field lines crossing the given area perpendicular to it. जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करा था हमने, सेम टाइप की बिल्कुल डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग द गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू इट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिख दी, ऑलमोस्ट सेम चीजें है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के समय हमने याद करिए, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला था फ्लक्स डेंसिटी, या मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स डेंसिटी बोल देंगे।
मैग्नेटिक फील्ड इज फ्लक्स डेंसिटी, जो अपन B से रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स density. The magnitude of magnetic field is also called magnetic flux density. Magnetic flux को अगर मैं pi b से रिप्रेजेंट करूं तो this is pi b upon area. अगर मैं एक छोटा सा एरिया चूज करूं मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उस एरिया से जो भी फ्लक्स पास कर रहा है, फ्लक्स बाय एरिया गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड. बस इसी चीज को यूज करके मैं फ्लक्स की रिलेशन बना सकता हूँ. मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. अब ये एरिया परपेंडिकुलर है, तो जनरल एरिया लेना है अगर, तो जनरल एरिया का कंपोनेंट ले लेंगे अपन. जनरल एरिया का कंपोनेंट ले लेंगे. मान लो कोई जनरल एरिया है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज ये है, मुझे एरिया का मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, मुझे ये वाला एरिया चाहिए मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर वाला. ठीक है, तो ये एरिया कैसे निकाल सकता हूं मैं? हम एरिया वेक्टर का कंपोनेंट ले सकते हैं. छोटा सा एरिया वेक्टर मान लीजिए डीए वेक्टर था, अगर ये एंगल थीटा है तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट हो जाएगा उसको बोल देंगे डीए परपेंडिकुलर, डीए cos थीटा, दैट विल बी डीए cos थीटा. so this डीए cos थीटा इज नथिंग बट डीए परपेंडिकुलर. ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करा है अपन ने, सेम कॉपी पेस्ट चल रहा है. क्या है, समझ में आ रहा है हमको? यस, है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स बाय एरिया इज मैग्नेटिक फील्ड. तो फ्लक्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, लेकिन एरिया कौन सा लेना चाहिए? एरिया का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू फील्ड लेना चाहिए. वो कैसे करेंगे? तो एरिया वेक्टर का फील्ड के अलावा कंपोनेंट ले लो. एरिया वेक्टर इज डिफाइंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एरिया. एरिया का सरफेस की परपेंडिकुलर डिफाइन करते हैं एरिया वेक्टर. चलो, तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई छोटे से फ्लक्स की. किसी छोटे से एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड का छोटा सा फ्लक्स होगा. अब ये देखो, ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है. हम B को वेक्टर ले सकते हैं, एरिया को वेक्टर ले सकते हैं. इसको मैं B वेक्टर डॉट डीए वेक्टर लिख सकता हूँ. डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है. तो किसी छोटे से एरिया से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स इज B वेक्टर डॉट डीए वेक्टर. अब बहुत बड़ा कोई एरिया है, कोई बड़ा सा रैंडम सा एरिया है, उससे आपको फ्लक्स निकालना है, तो उसके छोटे छोटे एरिया लो. हर छोटे एरिया का एरिया वेक्टर देखो किधर है. हर छोटे से एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है उसे ऑब्जर्व करो, तो छोटे से एरिया का छोटा सा फ्लक्स निकालो, लाइक दिस, जो अपन ने ऊपर लिखा है. बस इसको इंटीग्रेट कर लो, आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा. टोटल फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस. सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करा था अपन ने. क्या है, समझ में आ रहा है? पूरा कॉपी पेस्ट चल रहा है ना. अब यूनिट डायमेंशंस की बात कर लेते हैं. यूनिट क्या होती है फ्लक्स की? तो मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड इन टेस्ला एसआई में, और एरिया मीटर स्क्वायर में. तो ऐसा यूनिट होना चाहिए टेस्ला मीटर स्क्वायर. हम 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर को बोलते हैं 1 वेबर. WB वेबर, 1 वेबर. 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड 1 वेबर. ये तो ऐसा यूनिट की बात हो गई. अच्छा, आपने कई जगह देखा होगा शायद, या देखोगे अब ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड को वेबर पर मीटर स्क्वायर में दिया जाता है. मैग्नेटिक फील्ड का एक स्टैंडर्ड यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है. टेस्ला इज आल्सो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. वो भी आपको कई बार मिलता है. मैं साइड में लिख देता हूँ, 1 टेस्ला इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड आपको टेस्ला के बदले वेबर पर मीटर स्क्वायर में मिलती है. ये तो ऐसा यूनिट हो गया. सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता था गॉस. एरिया के लिए यूज करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाता है मैक्सवेल. मैक्सवेल है ना, मैक्सवेल नाम के जो साइंटिस्ट है ना, उनका ऑनर में मैक्सवेल. ठीक है. सो 1 मैक्सवेल इज 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ यू कैन डू द कन्वर्जन. आप कन्वर्जन चेक कर सकते हो, क्या आना चाहिए. सेंटीमीटर इज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. ये 10⁻⁴ टेस्ला, तो 10⁻⁸ वेबर.
1 मैक्सवेल इज 10⁻⁸ वेबर। ना बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये पॉइंट समझ में आया क्या? बताइए। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स अपन ने डिफाइन करा, यूनिट्स वगैरह देख लिया अपन ने, ठीक है। डायमेंशन भी निकालेंगे हम तो, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन इनटू एरिया के डायमेंशन। एरिया के मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं फोर्स अपॉन क्यूबी। याद करो फोर्स को क्यूबी भी लिख सकते हैं अपन, तो फोर्स अपॉन क्यूबी ये मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, इनटू एरिया के डायमेंशन एल स्क्वायर। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है mlt - 2 अपॉन चार्ज इज 80, वेलोसिटी इज lt - 1 इनटू एल स्क्वायर। अब मुझे लगता है इसको आप अरेंज कर सकते हो, सही है क्या? इसको लिख लोगे आगे, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। कोई भी नई क्वांटिटी पढ़े तो हमेशा उसके यूनिट्स, डायमेंशन, इन सबको हमको याद करना चाहिए। चलो अब देखो डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट तो ऑफकोर्स स्केलर आएगा, तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है ना, दिस इज आल्सो इन स्केलर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों चीज आ सकती है, तो फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एरिया से पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो का मतलब क्या, इसका फिजिक्स में मीनिंग क्या होगा, तो ये समझते हैं। तो आपने तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है ना, आपको तो बताओ कुछ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताओ। साइन का मतलब क्या? बिल्कुल सही। कई बच्चे कई रिप्लाई, कई सारे तरह से रिप्लाई कर रहे हैं मुझे। पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि आपने जो डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है उसी डायरेक्शन में फ्लक्स है। आपने जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ली थी उसकी डायरेक्शन में ही फ्लक्स जा रहा है। एरिया वेक्टर को हम चूज कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में अपने हिसाब से, और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन से फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसी तरफ है, तो बोलेंगे कि फ्लक्स पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर फ्लक्स हमको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन आपने एरिया वेक्टर जिधर चूज करा, फील्ड लाइन उसके अपोजिट क्रॉस करके जा रही है, आप एरिया वेक्टर इधर चूज करो और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्लेन से अंदर की तरफ जा रही है लाइक दिस, तो यहाँ पर फ्लक्स अपन बोल देंगे नेगेटिव है, ठीक है। बट आपने जो प्लेन का एरिया वेक्टर लिया और मैग्नेटिक फील्ड उससे ठीक परपेंडिकुलर हो जाए, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होने से, थीटा 90 होने से डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो फ्लक्स जीरो है ना। फील्ड लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर क्रॉस नहीं कर रही है, प्लेन के पैरेलल जा रही है, फ्लक्स जीरो। तो मीनिंग समझा अपन ने कि भाई जीरो का मतलब क्या, पॉजिटिव का मतलब क्या, नेगेटिव का मतलब क्या, ये समझ में आया तुमको, क्या क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया है ना। फिर फ्लक्स के बारे में फिर हम जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने गॉस लॉ पढ़ा है, मैग्नेट्स का भी अपन गॉस लॉ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ b vector dot da vector over a closed surface, integration of b vector dot da vector over a closed surface should equal to 0, should equal to 0. why 0? because मैग्नेट्स में कोई अकेला मैग्नेट का पोल तो होता नहीं है, दो पोल हमेशा साथ में एग्जिस्ट करते हैं। because of the two poles the net magnetic field is, the net pole strength is going to be 0. two poles north or south will combinedly will create zero magnetic charge or zero magnetic pole strength. That's why the net charge enclosed or net magnetic charge enclosed is zero. ठीक है? Yes. मैग्नेट में हमेशा डायपोल्स होते हैं. That's why integration B dot dA over a closed volume, closed surface is zero. चलो तो ये अपन ने बेसिक कुछ एक दो पॉइंट देख लिए फ्लक्स से रिलेटेड। अच्छा जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था
अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी देखो यूनिफॉर्म हो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और प्लेन एरिया, प्लेन एरिया का मतलब जहां पर हर जगह एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। प्लेन एरिया को कहीं पर भी आप उसका एरिया वेक्टर देखो तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आएगा, ऐसे एरिया को बोलते हैं अपन प्लेन एरिया। ठीक है, ये सारे एरिया वेक्टर दिखाए अपन। तो ऐसे एरिया से फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे जल्दी बताओ। मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एरिया प्लेन है, तो क्या करेंगे बताओ। सिंपली बी डॉट डी है, बी डॉट ए, आपको कोई इंटीग्रेशन की करने की जरूरत नहीं है। यहाँ फ्लक्स के लिए सीधा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दो। पूरे एरिया को अपन, पूरे एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो बना लो, बी डॉट ए वेक्टर कर दो, सिंपल। कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, बिकॉज कोई चीज वेरी नहीं कर रही है। बी वेक्टर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, वो बाहर निकालो इंटीग्रेशन के, डी ए वेक्टर भी एक जैसा है तो उसका सम टोटल ए वेक्टर कर देना, है ना, तो ये हो जाएगा। अच्छा, यूनिफॉर्म फील्ड हो लेकिन एरिया कर्व हो तो क्या करते, बोलो। कर्व्ड एरिया हो, तब क्या किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, प्रोजेक्शन, बिल्कुल सही। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में आप एरिया का प्रोजेक्शन ले लो, उस डायरेक्शन में आप इस एरिया का प्रोजेक्शन ले लो। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड एरिया इनटू फील्ड, ये आपको फ्लक्स दे देगा। अब फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, ये वाला जो एरिया है इनटू बी कर देंगे, और ये क्या है यहाँ, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। तो ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है अपन ने, है ना, सब कॉपी पेस्ट चल रहा है। चलो देख लो बोर्ड पे, कहीं भी कुछ भी डाउट हो किसी चीज में तो पूछ सकते हो। देखो अच्छे से सब कुछ एक बार, everything is copy pasted from electrostatics। क्या सारी चीजें देख ली आपने, सब हटा दूं फिर मैं, क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको दे दी 2i प्लस 3j प्लस 4k टेस्ला। फाइन, क्वेश्चन 1, फाइंड फ्लक्स थ्रू एरिया ऑफ ट्राइंगल with corners at 0 0 0 1 2 3 and 0 1 0। चलो ये कॉर्नर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, 0 0 1। हाँ, ये 3 पॉइंट दे दिया। एक आपके पास एरिया है जिसके 3 कॉर्नर, एक ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस दे दिए मैंने, उस ट्राइंगल के एरिया से फ्लक्स पुश किया, करो। उस ट्राइंगल के एरिया से फ्लक्स पुश किया, करो। ये क्वेश्चन हो जाए तो फिर सेकंड भी लिख रहा हूं मैं।
चलो 2 क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 1, फील्ड दे रखी है, एरिया वेक्टर बस बना लो। कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो 0 0 0 0 0 1 और 0 1 0। तो अगर तुम कोऑर्डिनेट को मार्क कर लोगे एक्स वाई जेड एक्सिस पे, तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक तो ओरिजिन है 0 0 0, इट इज ओरिजिन। 0 0 1 ये है जेड एक्सिस पे पॉइंट। 0 1 0 ये है वाई एक्सिस पे। तो इन तीन को पॉइंट्स को मिला दोगे तो आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा, एक ट्राइंगल मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा लाइक दिस। उसका जो एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए हाफ बेस इनटू हाइट एंड द डायरेक्शन, तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन आई कैप में। तो एरिया वेक्टर इज हाफ आई कैप। परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे समझ में आई? एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगा ना, ये होना चाहिए एरिया वेक्टर। बस देखकर ही समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो अब इसका आंसर बहुत आसान है फिर तो। ये देखो ये हाफ आई कैप, डॉट कर दो इसके साथ, तो फ्लक्स हो जाएगा बी डॉट ए, हाफ के साथ 2 प्रोडक्ट होके 1 हो जाएगा। तो आंसर 1 वेबर। पहले क्वेश्चन का आंसर 1 वेबर। समझ में आ रहा है? चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन अगर हो गया है अच्छे से तो दूसरा करो, सेकंड नंबर करो। सेकंड नंबर करिए जल्दी। कोऑर्डिनेट समझिए कि क्या दिए हुए हैं, उसके हिसाब से सोचिए कैसे करना चाहिए इसे। सेकंड में कोऑर्डिनेट दिख के डायरेक्ट कुछ समझ में आ रहा है क्या एरिया वेक्टर किधर होगा? कोऑर्डिनेट देख के डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, कोऑर्डिनेट देख के समझ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो इसे क्या करना चाहिए फिर? इसके लिए आपको मैथमेटिकल ट्रिक लगानी पड़ेगी। आपको याद होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स के वेक्टर पता है, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया वेक्टर है वो आप लिख सकते हो। मान लीजिए ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी वेक्टर है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ, ये आपको एरिया दे देता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी ट्राइंगल के 2 साइड्स, 2 एडजेसेंट साइड्स आपको एज अ वेक्टर फॉर्म पता हो तो उसका एरिया वेक्टर इजीली निकाल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट से। बस ये लगा दो, तुम्हारा काम हो गया, है ना? इस साइड का वेक्टर बना लो, इस साइड का वेक्टर बना लो और एक फॉर्मूला यूज कर लो, एच करो, हो जाएगा। इस साइड का वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 - 1 3 - 1 4 - 1 हो जाएगा 1 2 3 क्रॉस। ये वाली साइड ले लो या ये वाली साइड बना लो, इसमें से इसको माइनस कर लो तो -1 -1 -2i -2 -1 -3j -4 -1 -5k by 2। दिस इज योर एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर निकालो पहले, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो डॉट प्रोडक्ट कर लो बस। मैग्नेटिक फील्ड क्या दिए? 2i + 3j + 4k। जस्ट डॉट प्रोडक्ट करना बचा है और आपका काम हो गया। बोलो, बात समझ में आ रही है?
क्या ये समझ में आया कैसे करा? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, शायद आप भूल गए, तो अब मत भूलना यार। देखो ऐसा बार बार थोड़ी भूलते रहेंगे अपन, याद रखोगे अब इसको, अच्छे से याद रखिए। यस। अच्छा ये हाफ नहीं करता नीचे में, तो हाफ नहीं करता तो हाफ नहीं करता तो पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाता। बिल्कुल सही, पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाता है ना। अगर हमको एक पैरेललोग्राम का एरिया बनाना हो ना, तो उसमें बस ये हाफ मत करना, पैरेललोग्राम की दो साइड्स का आप वेक्टर ले लो, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको पैरेललोग्राम का एरिया दे देगा। ठीक, चलो। अब देखो इस क्वेश्चन में तो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड मैंने दी थी, पर मैग्नेटिक फील्ड तो आप एमएससी पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते आती भी है। तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड आपको जो चीज आती है उसकी दे दी जाए, लाइक जैसे सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड दे दी जाए, कोई स्ट्रेट वायर की फील्ड दे दी जाए। तो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं अपन, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो एक हमारे पास लूप है, रेडियस आर का एक लूप है, उस लूप का एक्सिस इधर है। उस लूप को हमने एक सोलोनॉइड के बीच में रखा हुआ है, ये सोलोनॉइड का एक्सिस है, सोलोनॉइड के बीच में रखा हुआ है। सोलोनॉइड के एक्सिस से थीटा एंगल पर है। सोलोनॉइड किस तरह की है, तो ये रही सोलोनॉइड, ये रही सोलोनॉइड। ठीक है, सोलोनॉइड में n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। करंट इज आई, छोटा जो ये लूप रखा है उसकी रेडियस मैंने बता दी है, उसके एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड के एक्सिस से एंगल पता है। बताओ इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड विद द लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड विद द लूप, बताओ। लूप से कितना फ्लक्स जाएगा? करते जाओ। दिस इज थर्ड क्वेश्चन, ये रहा लूप, फ्लक्स थ्रू लूप बताना है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। चलो देखो बोर्ड पे आपके सामने चार क्वेश्चन है, चारों करिए। दिस इज 1 2 3 4। ठीक है, किस करके डिस्कस करते हैं। करो फर्स्ट क्वेश्चन का मेरे पास
हाँ आइडियल सोलोनॉइड है, जब तक क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं बोलो आइडियल ही मान के चला करो। ऋतिक बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही निमित। चलो काफी बच्चों के मेरे पास आंसर्स आ चुके हैं, मैं भी बताने स्टार्ट करता हूँ। देखो ये लूप का एरिया तो आप समझ रहे हो पाई आर स्क्वायर होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको सोलोनॉइड की पता है, म्यू नॉट एन आई होती है, और दोनों के बीच में एंगल भी दिख रहा है आपको, थीटा है। तो बस लूप का एरिया वेक्टर उसके प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब इधर होगा, तो एंगल थीटा साफ साफ दिख रहा है, तो बी म्यू जीरो एन आई है इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। बस ये आंसर हो जाना चाहिए पहले क्वेश्चन का। सभी ने यही आंसर दिया, सही आंसर दिया। सेकंड का 0। रीजन बिंग, भाई स्ट्रेट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो तो ऐसे सर्कुलर लूप के फॉर्म में होती है, वो एकदम जो हमारा लूप है उसके प्लेन में हो गई। यहाँ पर एरिया वेक्टर इस तरफ जनरेट होगा परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर, तो यहाँ पर +0, क्योंकि बी और ए परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो थर्ड वाला। इनफाइनाइट करंट प्लेट जो होती है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बनती है, उसकी प्लेन के पैरेलल बनती है, लाइक दिस, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। टॉप व्यू से देखोगे तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड दिख रही होगी यूनिफॉर्म। कितनी फील्ड होती है? म्यू नॉट के बाय 2। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड इज म्यू नॉट के बाय 2, और ये एरिया कितना है? एल स्क्वायर। ये एरिया एल स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट के बाय 2, ये आना चाहिए आंसर। सिंपल। आ रहा है समझ में क्या? चलो 3 क्वेश्चन के आंसर आ गए। अब लास्ट, सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आप लिख सकते हो, और क्योंकि ये रेडियस बहुत कम है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हर इसके एरिया पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी है, बिकॉज दिस रेडियस इज वेरी स्मॉल। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो सेंटर पे फील्ड थी वही पूरे एरिया पर है, वही पूरे एरिया पर है। तो फील्ड कितनी होगी पहले तो ये देखो, लूप है, एक लूप का एक टर्न से जो फील्ड होती है वो म्यू नॉट करंट बाय 2r होती है, और n टर्न के लिए n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये फील्ड इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। और आप ध्यान से देखो एरिया वेक्टर इज एग्जैक्टली अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर भी इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम, तो cos 0 1 हो गया वहां पे। बोलो ये आ रहा है क्या समझ में? सबके आंसर देखो आ गए हमारे पास। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो बताओ, देखो अच्छे से। चलो मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं आ रहा आपका। क्लियर? या ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ अब एक छोटी सी चीज मैं पूछ रहा हूँ, मान लो ये जो हमारा स्मॉल जो लूप दिया था ना, इसमें भी बहुत सारे टर्न होते हैं, ये एक ऐसा वायर का लूप होता, मान लो स्मॉल एंड टर्न का लूप होता, एक लूप नहीं है वो, बहुत सारे हमने एक ही वायर के ऐसे लूप बना दिए। अब टोटल फ्लक्स पूछा होता तो क्या जवाब देते? बोलो।
टोटल फ्लक्स इन लूप ऑफ स्मॉल एन टर्न, वो क्या लिखते हैं बताइए? वो सिंगल लूप नहीं है, वहां पर एक वायर को अपन ने घुमा घुमा के बहुत सारे टर्न्स बना दिए, मल्टीपल लूप्स क्रिएट कर दिए। अब बताओ एन टाइम कर देते, बिल्कुल सही है ना, एन टाइम कर देते, ये हो जाएगा एन टाइम फ्लक्स इन ईच टर्न। हर एक टर्न से जो फ्लक्स है वो सभी से सेम है, तो सबका फ्लक्स ऐड करके टोटल एन टर्न से तो एन टाइम हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स इन एन टर्न्स शुड बी एन टाइम फ्लक्स इन ईच टर्न। क्या ये समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे फ्लक्स कैलकुलेशन में, इंपॉर्टेंट आ जाएगा हमारे लिए ये ईएमआई के लिए। फैराडेस लॉ में ये बहुत काम की चीज है ना। अगर मेरे पास कई सारे लूप थे ना तो हर एक में ईएमएफ आता है, तो हर एक का ईएमएफ ऐड होने की वजह से हमें फ्लक्स को भी ऐड करना पड़ता है, तो इसलिए हमको ये पॉइंट याद रखना। चलो आगे बढ़ते फिर। अब अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे अपने, सभी क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड में आपको फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा। तो अब ऐसे क्वेश्चन तो देखेंगे जिसमें इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, ठीक है, इंटीग्रेशन करना पड़ जाए। अच्छा हाँ, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे मुझे याद आया, आज ही सुबह जो बैच है उसमें एक क्वेश्चन आया था मेरे पास। आप लोगों ने एससीबी पढ़ी है कि नहीं? जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है इसके एससीबी की थ्योरी पढ़ी आपने? नहीं तो पढ़ो, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ो। मुझे एक डाउट पूछा आज सुबह के बच्चों ने, तो मैं वो डाउट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, आप लोग सोचिएगा उसका आंसर। एक मेरे पास वायर है, वायर के पास में यहाँ पर एक कोई चार्ज है क्यू, वो v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। वायर में करंट की वजह से वायर विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज एक फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? है ना, ड्यू टू दिस फोर्स ये जो चार्ज होगा वो सीधा नहीं जा पाएगा, वो ऐसे पाथ पे चलने लगेगा, थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, वो चार्ज थोड़ा सा इस पाथ पे चलने लगेगा, कर्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगर कोई पर्सन है, मान लीजिए कोई पर्सन है यहाँ पे, सपोज पी, पी इज द पर्सन, पी पर्सन भी v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो उस पर्सन को चार्ज की कोई वेलोसिटी दिखेगी क्या? उस पर्सन को चार्ज की कोई वेलोसिटी दिखेगी क्या? नहीं। तो उसको चार्ज मूविंग नहीं दिखेगा, है ना, उसको चार्ज रेस्ट पे दिखेगा। अच्छा, जो पर्सन चल रहा है उसको करंट में कोई चेंज दिखेगा क्या? करंट में कोई चेंज दिखेगा क्या? नहीं, है ना, करंट चेंज नहीं होता है फ्रेम चेंज करने से, ठीक है, तो करंट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इस पर्सन को मैग्नेटिक फील्ड भी दिखेगी, लेकिन चार्ज मूव करते नहीं दिख रहा। अब चार्ज इस पर्सन के लिए रेस्ट पर है, तो इस पर्सन को लगेगा इससे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो होना ही नहीं चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू पी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नहीं होना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू पी देयर शुड बी नो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज। क्या सही बात है ये? पर्सन के लिए चार्ज मूव नहीं कर रहा तो पर्सन को मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नहीं दिखना चाहिए ना। तो पर्सन की फ्रेम में हम ना तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, कोई इसमें स्यूडो फोर्स जैसा तो कुछ होगा नहीं, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस थिंग इन पर्सन फ्रेम? एक्चुअली देखो तो वो ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, पर्सन की फ्रेम में सीधे जाने की कोशिश करेगा, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, दोनों फ्रेम में तो एक जैसा दिखना चाहिए। सही बात है क्या भाई? दोनों फ्रेम में जो पार्टिकल का पाथ है वो थोड़ी बदलते दिखना चाहिए, मतलब हमारी मूविंग फ्रेम से ये इनर्शियल फ्रेम ही है, तो वो स्यूडो फोर्स तो होगा नहीं, तो इनर्शियल फ्रेम से स्यूडो फोर्स नहीं है, तो अभी भी जो पाथ होगा वो वैसे दिखना चाहिए जैसा ग्राउंड फ्रेम से। नहीं, पर्सन बिल्कुल चार्ज पार्टिकल के पैरेलल चल रहा है, तो लेफ्ट में नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा, वैसे ही जाना चाहिए।
पार्थ बोल रहा है सर पर्सन उसको साइड व्यू से देख रहा होगा तो उसको सर्कुलर मोशन नहीं दिखेगा। नहीं, ये सर्कुलर मोशन मतलब पर्सन से चार्ज की डिस्टेंस बदलते दिखेगी कि नहीं दिखेगी? मुझे लगता है कि ये इंक्रीज करके दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स था, तो हम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे थे, ग्राउंड फ्रेम से दिख रहा है चार्ज उधर जाते हुए, तो पर्सन से भी डिस्टेंस बढ़ती हुई दिखना चाहिए। Am I right? भाई ग्राउंड पे बाहर खड़े होके देखोगे तो आपको इस पर्सन और चार्ज के बीच की डिस्टेंस बढ़ते दिखना चाहिए, है ना? तो पर्सन को भी लगना चाहिए कि चार्ज दूर जा रहा है, तो पर्सन फोर्स तो फील कर नहीं रहा है, तो उसको दूर जाते हुए क्यों लगेगा? ये क्वेश्चन था। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चलो ये एससीबी में ये क्वेश्चन, आप एससीबी पढ़िएगा, उसमें ही क्वेश्चन है, बताना इसका आंसर ढूंढ के। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हम फ्लक्स कैलकुलेशन में देख रहे थे, तो मैं क्वेश्चन दे रहा था आपको, ऐसा क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रेशन करना पड़े। मान लो एक स्ट्रेट वायर है, जैसे करंट आई, तो उसी के प्लेन में यहाँ पर मैंने आपको एक लूप दे दिया। देयर इज अ लूप इन द प्लेन ऑफ द वायर, दिस डिस्टेंस इज a, this distance is small b, this distance is l. You need to find the magnetic flux from the loop. लूप में फ्लक्स कितना है बताओ? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप बताओ, करो। दिस इज इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, करिए, इसको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा आपको, करो। चलिए हम एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन में होमवर्क में दे दूं क्या? क्योंकि अपना टाइम ओवर हो चुका है, तो मैं एक काम करता हूँ, आज नहीं रुकता हूँ। हम इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर आप लोग, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कर सकते हो, ऐसा अपन ने कई बार करा है, इसलिए आप ये कर सकते हो। प्लस आप लोग BB1 पूरा कर सकते हो, BB1 में कोई क्वेश्चन इंटीग्रेशन का नहीं है, तो पूरा कर सकते हो। तो नेक्स्ट चैप्टर EMI का BB1 इज योर होमवर्क, इज दैट ओके? कल करके लेके आना आपको, ठीक है? चलो ओके, ऋत्विक का आंसर भी आ गया, वेरी गुड ऋत्विक। ठीक है बच्चों, तो फिर आज अपन यहीं रुकते हैं। आज हमने मैग्नेटिक फ्लक्स सीखा, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ पढ़कर आइएगा, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्लस लेंज लॉ पढ़कर आइएगा, उन्हीं को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रेस्निकेलेडे हो गई, एचसीवी हो गई, जो बुक आपको अच्छी लगे उससे पढ़ो। मेरा सजेशन तो रेस्निकेलेडे एचसीवी दोनों से पढ़ने का रहेगा, वो नहीं हो एनसीईआरटी से पढ़ो, जो बुक हो उससे पढ़ो, पर पढ़ कर आओ। ठीक, और होमवर्क जो दिया है वो करके आओ, बाकी सब चीजें ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर मैग्नेटिज्म की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भेज दीजिए। हाँ मैं देखता हूँ, मैग्नेटिज्म की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भेजता हूँ आपको। चलो ओके बच्चों, बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।